ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की एक रूपरेखा। बड़ा मुश्किल है हिंदी में पढ़ना उसको, लेकिन आप लोग उसको जरूर पढ़ें, और जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको दूसरी किताबों में एलोबरेट नहीं किया गया, उस तरीके से एनालिसिस नहीं किया। भाई संविधान पढ़ने के लिए तो आप बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, या लखनऊ के एडिशन से निकली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत पतली सी है, सारे आर्टिकल्स उसमें लिखे हैं, लेकिन उसमें कोई एनालिसिस नहीं दी है। आपको प्रश्न पूछे जाने हैं एनालिसिस से। ये प्रीलिम्स की क्लासेस है कि मेंस की? प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स का तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो स्टडी है वो उससे आपको करना होगा, लेकिन पढ़ते समय आप अलग अलग मत बाइफरकेट करिए कि हम ये प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जब भी पढ़िए तो उसको इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 ढाई या 3 महीने का गैप होता है, उस दौरान फिर आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है तो प्रीलिम्स के लिए जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव स्टडी में, तो उसी समय आप ये देख लेंगे कि आर्टिकल 21 में, सिर्फ आर्टिकल 21 में, इस बार पीसीएस में, पिछले साल पीसीएस में सिर्फ आर्टिकल 21 पर यह सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार है ना। तो जब आप संविधान में जाएंगे तो संविधान में तो इतना लिखा है सिर्फ क्या, कि दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नो वन विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया है। अब वो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से अधिकार है, तो अब उसमें बहुत सारे पार्लियामेंट से एक्ट बाद में पास हो चुके हैं, बहुत सारे क्या हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन आ चुके हैं, और वो 250 शब्दों में, कितने शब्दों में, 250 वर्ड्स में लिखना है, या 150 शब्दों में लिखना है, या 10 लिखना है। आ जाएगा कि 10 राइट्स व्हिच इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी स्टडी करनी है। आप लोग बुक्स ले लीजिए, किताबें ले लीजिए। ठीक है, कुछ आपके अभ्युदय की तरफ से हैं, उसमें से अगर मिले तो उससे आप पढ़ाई करिए, या आप सुभाष कश्यप की किताब है अच्छी, वो भी आप देख सकते हैं। डी बसु की अच्छी किताब है, वो भी आप देख सकते हैं। मेंस के लिए आपको प्रोफेसर सईद की किताब है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसको भी आप देख सकते हैं। एम बी पायली की किताब है, वो आप देख सकते हैं। ऋषि गुप्ता की किताब है, वो भी आप देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत तो भी लेटेस्ट बुक है ना, तो लक्ष्मीकांत भी किताब है, और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाला एस्पेक्ट है, जो हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, उसमें ताराचंद की किताब है, वो आप देख सकते हैं। अग्नोत्री की किताब वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी किताबों को आप लोग, जो हम लोग भी पढ़ते रहे, और आज भी वो किताबें क्या हैं, रिलेवेंट। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा, उससे आज आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने। ठीक है, लेकिन ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो उसकी लेटेस्ट चीज़ें भी उसमें आपको पढ़नी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसको उसके साथ जोड़ करके पढ़ना है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा तो आपको रीड द पीपल ऑफ इंडिया, या आपको ये पढ़ना होगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके पहले आपको प्रेम्बल भी पढ़ना होगा। भाई कोई भी बुक्स आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोई भी किताब पढ़ी है तो उसमें प्रीफेस होता है ना। ठीक है, तो प्रीफेस जो होता है वो पूरी किताब की निचोड़ होता है, समरी होता है, दैट इज द समरी। ओके, उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बात चलती है कि पूरी किताब में क्या लिखा गया। ओके, इन द सेम पैटर्न द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, वो भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में लिखा गया है। और इसलिए कई बार ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट पार्ट। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि आप अनुच्छेद 1 से ही भारतीय संविधान शुरू होता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना किस लिए और किस चीज को वो समराइज करता है, वो द पीपल ऑफ इंडिया।
वहां से शुरू होता है और उसमें जो 5 चीजें हैं जिसमें 3 पहले से बात कही गई थी और 2 बाद में उसमें जोड़ी गई। ये क्या जोड़ा गया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो 5 शब्द हैं। इंडिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन नेशन, सॉवरेन स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक। समाजवादी डेमोक्रेटिक हम लोग हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक गणराज्य यानी जनता का शासन है। ये फिलॉसफी है। इसके अलावा नागरिकों को क्या क्या राइट्स मिलेंगे? इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी और जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। इसकी बात ये नागरिकों को दिया गया। पहले स्टेट के नेचर को बताया गया कि राज्य का नेचर क्या होगा और उसमें वाले रहने वाले नागरिकों को क्या मिलेगा। लिबर्टी मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, बंधुत्व मिलेगा और फिर राष्ट्र के इंटीग्रेशन के लिए भी कहा गया कि एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, इतनी चीजें, राष्ट्र की एकता की बात कही गई, राष्ट्र की अखंडता की बात कही गई और तभी स्टेट जो है वो सारी डिग्निटी को फुलफिल करने की बात करता है। तो प्रियम्बल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे भी सवाल उठेंगे। ठीक है, जब मुझको मौका मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप मुझको या जिसको भी क्लास सेलेक्ट होगी वो पढ़ाएगा। मुझको आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने की बात कही गई तो मैं उसी पर डिस्कस करूँगा। ओके, इसके बाद आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में स्टेट के स्ट्रक्चर को बताया गया कि राज्य क्या है, कैसे बनता है, इंडिया फेडरेशन है, फेडरल है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसकी डेफिनेशन दी गई है ना। अनुच्छेद 3 और 4 में ये बताया गया है कि कैसे डिलिमिटेशन होगा स्टेट्स का, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, उसमें नई चीजें शामिल कैसे होंगी, उसको प्रस्ताव को कैसे पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, तभी राज्य नए राज्य बनेंगे या 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनेगा। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में ये भी डिस्कस किया गया है और 5 से लेकर के 11 तक में सिटीजनशिप की बात कही गई है। उसमें सिटीजनशिप में तमाम सारे प्रोविजन है। सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है? सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है कि कितने तरीके से सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, इस चीज को डिफाइन किया गया है। ओके, और इसके साथ साथ कैसे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे रजिस्ट्रीकरण से मिलेगी। 15 अगस्त 1947 के पहले कौन वो लोग थे जिनको नागरिकता मिलेगी, 15 अगस्त 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए वहां से लौट के आए उनको कैसे मिलेगी, या जो पाकिस्तान के एरिया में थे वो विभाजन के बाद यहाँ आ गए उनको कैसे मिलेगी। ठीक है, और वो डेट 1948 की है, 26 जनवरी या कोई डेट है कि उस डेट के बाद तक जो लोग आए उनको तो दे दिया गया, उनके बाद जो आए वो लोग कैसे पाएंगे, उनके लिए सीएबी अभी पास हुआ है ना। क्या पास हुआ? सीएबी पास हुआ, जिसको लेकर के इतने दिन तक धरना चलता रहा कोविड से लेकर के। और दिल्ली में कौन सी जगह थी भाई वो भूल गया, शाहीन बाग में इतने लंबा समय आंदोलन चला, लखनऊ में भी आंदोलन चला, पूरे देश में कई जगह आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने उस पर विड्रा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तमाम लोग जो धर्म के आधार पर डिवीजन के बाद उस डेट के बाद अपने प्राण बचा करके किसी तरीके से छुपा करके देश में आकर के बस गए थे, उनको सिटीजनशिप नहीं थी, इसलिए उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए उनको सिटीजनशिप देने की बात उसमें कही गई है। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है सिटीजनशिप को लेकर के, जो कानून पास किए गए हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो मेंस में फिर वही पूछा जाएगा। मेंस में नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आपको सीधे पूछा जाएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विद के समक्ष समता, है ना, इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा और लिखा जाएगा डिस्कस इन द 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में इसकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, ये आपसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ स्पीच एंड सब्सटेंस,
सार और तत्व का सिद्धांत क्या है भारतीय संविधान। ये आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज द कलरेबल लेजिस्लेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में आभासी विधायन क्या है? क्या है आभासी विधायन क्या है? ओके, ये आपसे पूछ दिया गया। आजकल बड़ा चल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है बोलिए? सीमा हैदराबाद, सीमा हैदराबाद चंद्रयान सिविल कोड है ना, यूसीसी की बात चल रही है। तो यूसीसी कैसे आया, स्वर्ण सिंह कमेटी क्या थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया यूसीसी को लेकर के, इन सब तमाम चीजों को आपको लेटेस्ट क्या डिमांड है, कैसे सरकार पब्लिक ओपिनियन एमर्ज कर रही है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली उसमें लिखनी पड़ेगी। तो इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है तो उसके सिर्फ सैद्धांतिक एस्पेक्ट को नहीं पढ़ना है, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी पढ़ना है। यू मस्ट स्टडी द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे, तो उसमें आपका काम रट के या ऑब्जेक्टिव टाइप की किताब पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है। प्रीलिम्स में भी यूपीएससी में तो संघ लोक सेवा आयोग में पिछले 20 वर्षों से कॉन्सेप्चुअल सवाल ही पूछे जाते हैं और धारणात्मक सवाल ही पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस को कोरिलेट करने वाले सवाल होते हैं, मैच के सवाल होते हैं। तो अगर आप सारी चीजें नहीं जानते हैं तो आप उसको मैच नहीं करा सकते। इसलिए कंसंट्रेट होकर के पढ़ना आप लोग सीखिए। तो देख रहा हूँ काफी दिन से आप लोगों की क्लास चल रही है, बट आई एम सॉरी मैं 2 दिन से आपके घर आ नहीं पाया, क्लास में भी तो आ गया, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक उधर ही ऑफिस में उलझा रहता हूं। अगर आप लोगों को असुविधा होगी तो हमें जरूर बताइएगा। मैं आपको आज फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन करूंगा। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के कितने तक है? 35 तक। और हमेशा याद रखिए कि जब भी टीचर क्लास में हो, आप इसीलिए कमरे में 2 गेट रखा जाता है, आप पीछे से आते है ना। अब आपको हमें डिसिप्लिन नहीं सिखाना है। क्या नहीं सिखाना है? अब यू मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन। अब आप में आत्म अनुशासन क्या होना चाहिए? आत्म। ठीक, ये कुछ हमने ग्रुप बांट दिया। क्या बांट दिया? आप लोग पढ़ा है किसी ने फंडामेंटल राइट्स? क्या है ये? सर आर्टिकल है। इसमें केस में क्या कहा गया, कोई बताएगा? सर 12 में परिभाषा दे रखे हैं। किसकी परिभाषा है? राज्य की। और सर 13 वाला ध्यान में है, 14 में लिखा है विधि। 13 में क्या है? सर 13 वाला ध्यान में है। 13 में बताया गया ला। 14 में विधि के समझ क्षमता है और 19 में मतलब लोक नियोजन की मतलब लाभ एवं स्वतंत्र शब्द दिया गया है। 14 से 18 में क्या है? 14 में समानता है। समानता का राइट टू, ठीक है। 19 से 22 में क्या है? राइट टू लिबर्टी, लिव नहीं, ठीक है। 23 से 24 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और 25 से 28 में क्या है? राइट टू रिलीजन, ठीक है।
और 29 से 30 में क्या है? राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है। 31 में क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी ओनिटेड। ठीक है, ये खत्म हो गया। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 33 से 35 में क्या है? ये है ट्रांजैक्शनल इसमें चीजें। इसमें तमाम चीजें ऐसे ऐसे रखी गई हैं जो क्षेत्र विशेष के लिए है। जैसे 33 में क्या था? कि फंडामेंटल राइट्स जम्मू कश्मीर पे कौन कौन से पार्ट लागू नहीं होंगे। बल पर, सेना में के जवानों पर, पुलिस के ऊपर फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं होगा। ये सब 33, 34, 35 में इन सब चीजों को, यानी जब दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 33 से 35 में मूल अधिकारों के अपवाद की बात कही गई है कि कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स लागू। जब डिटेल में जाएंगे तो 14 से 18 में, 14 में क्या है? विधि के समझ क्षमता और दो चीजें हैं, राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। नोट करके चलिए, अभी आगे मैं समरी कर रहा हूँ आपको, अभी एक्सप्लेन करूंगा इन सब चीजों को। राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर। 15 में क्या कहा गया है? सोशल इक्वलिटी। 14 में है लीगल इक्वलिटी। 15 में क्या है? सोशल इक्वलिटी। विधिक समानता। 15 में सामाजिक समानता। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समता, इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या है SC/ST? तो विशेष उपबंध है तो लोक नियोजन के लिए है, तो समता का उपबंध है। अपवाद तो है क्या? 16, 4 और 5। हाँ, उनको विशेष उपबंध दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया है? लोक नियोजन में उनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो वो डिफरेंशियल इक्वलिटी होती है। क्या होती है? इक्वलिटी दो तरीके की होती है। अब बताइए, एक होती इक्विटी और एक होती है इक्वलिटी। ठीक है, तो यह है क्या आपका अनुच्छेद 14 में दो पार्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या है? इक्वलिटी है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? ये इक्विटी है, यानी डिफरेंशियल इक्वलिटी है। कैसी इक्वलिटी है? जिसमें भेदभाव किया जाता है और कहा जाता है ये भेदभाव किस लिए है? इक्वलिटी के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 15(1)(2) में इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी की बात की जाती है, और 15(3)(4) में भेदभाव किया जाता है। और वो भेदभाव क्यों किया जाता है? इक्वलिटी के लिए किया जाता है। इसलिए उस इक्वलिटी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वलिटी कहते हैं, भेद मूलक समता कहते हैं, प्रोटेक्टिव इक्वलिटी कहते हैं, उसको इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये आपके सिर से ऊपर निकल गई बात। नहीं, मेरी बात आप सुनो, अभी तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ उसको, फिर उसको जब एक्सप्लेन करूंगा। मेरी रिसर्च इसी पे है, डिफरेंशियल इक्वलिटी। ओके, डिफरेंशियल इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में भेद मूलक समता। जॉन रॉल्स, डॉक्टर अंबेडकर और अरस्तु की कंपैरेटिव स्टडी मैंने करी है। किसकी किसकी? अरिस्टोटल की, जॉन रॉल्स की, अमेरिका के बहुत बड़े विचारक हुए हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रोटेक्टिव इक्वलिटी की बात करते हैं, जो इक्वलिटी है। ठीक है,
तो छोड़कर नहीं है। देखिए चीजों को समझिए, वो प्रोटेक्टिव इक्वलिटी है, जिसको कि जॉन रॉल्स डिफरेंशियल इक्वलिटी कहता है। क्या कहता है? डिफरेंशियल इक्वलिटी कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको प्रोटेक्टिव इक्वलिटी कहते हैं और अरस्तु उसको प्रोपोर्शनल इक्वलिटी कहता है, आनुपातिक समानता की बात करता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी बेसिक चीज आप सुनिए। तो 16 में क्या है? लोक नियोजन में समता की बात। ठीक है, 17 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ टचबिलिटी, छूने की समानता, यानी स्पर्शता का अंत है, इंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और 18 में क्या है? इट इज द इक्वलिटी ऑफ ऑनर। 18 में क्या कहा गया? इक्वलिटी ऑफ, नोट कर लीजिए भाई, देखिए कहीं, सम्मान की समता। कैसी समता है? सम्मान की, यानी सभी लोगों को सम्मान, इक्वलिटी ऑफ ऑनर। ओके, बेसिक बेसिक देखिए। अब इनको अगर आपको 14 से 19 के बीच में आपको परीक्षा में मेंस में लिखना है, तो अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी तो परीक्षा में अपने आप सब चीजें याद आती, अंदर की चीजें क्या होंगी? याद आती चली जाएंगी और आप लिखते चले जाएंगे। क्या कि 14 में क्या है? विधिक समानता है। 15 में क्या है? सामाजिक समानता है। 16 में क्या है? अवसर की समानता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 17 में क्या है? इक्वलिटी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता के विरुद्ध समता है। और 18 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ ऑनर है, सम्मान की समता, सभी लोगों को समान रूप से सम्मान की बात कही गई। ठीक है, इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया, सिर्फ शैक्षणिक और सैनिक दो उपाधियों की बात कही। तो शैक्षणिक उपाधि जो आपको मिलेगी वो रहेगी, स्टेट की तरफ से जो कोई उपाधि आपको दी जाएगी वो आप सम्मान के रूप में उसको यूज नहीं कर सकते। अब जब और आगे आते हैं, 19 से 22 में आते हैं, तो 19 और 22 को अगर आपको तोड़ना है, क्या करना है? तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे। तो 19 में क्या है? लिबर्टी ऑफ, और अनुच्छेद 19 में लिबर्टी ऑफ वाक एवं स्वतंत्र अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, और ये 5 भागों में डिवाइड हो गया। 5 भागों में डिवाइड हो गया। 19 में जो है, 19 ए में जो है 1 से लेके कहाँ तक? 6 तक उसको स्वतंत्रता किया गया है, और 19 बी से लेकर के 19 एफ तक उस पर प्रतिबंध की बात। जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन स्वतंत्रताओं पर क्या कहा गया है? प्रतिबंध की बात। ठीक है, इसी तरीके से 20 में क्या कहा गया है? 20 में सर अपराध के बारे में बताया गया। अपने ही विरुद्ध आपको डबल जियोपार्डी नहीं होगी। 21 में राइट टू लाइफ की बात कही गई, जीवन की स्वतंत्रता की बात कही गई, और 22 में क्या कहा गया है? प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कही गई कि आपको निवारक निरोध में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसीलिए पुलिस वाले जब आदमी को अरेस्ट करते हैं तो जीडी पर दिखाते नहीं है 3 दिन तक, इतने दिन तक नहीं दिखाते हैं। जब प्रेस वाले पहुंच जाते हैं तब जीडी भरते हैं जनरल डायरी, क्योंकि जनरल डायरी में जैसे आपने एंट्री किया कि इस व्यक्ति को मैंने अरेस्ट किया है, तो 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट जो कोर्ट होगी उसके समक्ष आपको प्रस्तुत। इसी तरीके से अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, एक 23 है, एक 24। दोनों में क्या अंतर है कोई बताएगा?
सर 23 में लिखा मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के बारे में दिया गया है, और 24 कहता है कि इसमें कारखानों पर वो 6 से 14 बजे तक के बच्चों को कारखाने में काम। 23 में 2 चीजें कही गई हैं। क्या कहा गया है? मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्कार। बलात्कार। इसका क्या मतलब है? मानव का दुर्व्यापार की बात, हाँ? मैं सुन नहीं पाया। मानव को बेच नहीं सकते। मानव को क्रय विक्रय नहीं कोई नहीं बेच सकता है। मान लीजिए, क्या आप अपने आप को बेच सकते हैं? मानव का दुर्व्यापार है। तो मान लीजिए कोई आपको नहीं बेच सकता है, तो क्या आप अपने आप को बेच सकते हैं? तो ये दुर्व्यापार शब्द क्यों यूज किया गया? तो भी एक तो था कि बेगारी थी, लाशरम था। बेगार किसी ने देखी है क्या? उसमें से किसी ने की है, किसी ने करवाई है। बेगार का मतलब आप लोग समझते हैं? क्या समझते हैं? फ्री में काम करता है। कैसे काम करवाते हैं बिना पैसा दिए? जबरदस्ती कराते थे। कई जगह तो स्वैच्छिक होते। बेकार की पता क्यों हुआ? मानव का दुर्व्यापार क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग शब्द क्यों नहीं यूज किया? बोलिए। भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग शब्द यूज कर देते। बिजनेस का शब्द क्यों यूज किया? देखिए, उस समय समाज की 2 सबसे बड़ी समस्या। एक सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर कोई गरीब हो गया, ज्यादा उधार हो गया, तो अपने आप को दास के रूप में बेच देता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच देता। दूसरा, एक बड़ा पार्ट ऐसा था, हर शहर में एक मोहल्ला होता। एक मोहल्ला होता था जिसको रेड एरिया बोला। कैसा एरिया बोला जाता है? ये क्या होती है रेड एरिया? बोलिए। प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार होता। हर शहर के एक मोहल्ले में एक ऐसा होता था गली, जहां पर वो औरतें रहती थी जो अपना पेट भरने के लिए अपना देह व्यापार करती थी। ओके? इस चीज पर रोक लगाने के लिए कि किसी को भी मजबूरी में या कैसे भी अपना देह व्यापार ना करना पड़े, यानी मनुष्य का किसी भी रूप में। Neither anyone can be trade to you, nor you be trade to you. ना आपका व्यापार कोई दूसरा कर सकता है और ना आप अपना व्यापार कर सकते। ठीक है? यानी कोई अपने शरीर को बेच नहीं सकता। और इसीलिए वो सारे रेड एरिया बंद किए गए, धीरे धीरे करके बंद हो पाए, क्योंकि लोगों के प्रोफेशन में था। और अब सामान्यतः कहीं इस प्रकार के एरिया बंद हुए। भाई मेरी बात सुनिए, छुप छुपा के कोई करता रहे लगता, हम दिल्ली भी चल रहा है। अरे कोई उस तरीके का व्यापार आप रिपोर्ट करिए, तुरंत पुलिस रेड करती, उसको पकड़ती। कहने को तो अभी भी सोनागाछी में लोग अपने बच्चों को बेच दे रहे हैं। मैं खुद ही सिलीगुड़ी पे था, तो पुलिस वाले ने मुझको, मेरी 2 बेटियां थी, एक बेटी बहुत छोटी थी उस समय, तो पुल पर दौड़ रही थी, तो उसने, पुलिस वाले ने आके मुझको इंस्ट्रक्ट किया कि सर आप अपनी बच्ची का हाथ पकड़ लो। ठीक है? क्योंकि अगर आपका पलक झपकेगा और आपकी बच्ची गायब हो जाएगी, फ्री मिलेगी। ठीक है? और वहां स्टेशनों पे हर 10 मीटर पे 20 मीटर पर रखा है, लिखा है कि आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर। ठीक है? तो कोई भी सामाजिक जो बुराई है वो 100% इरेडिकेट हो जाएगी। वो समाज के अंग होते हैं, वो नहीं आप कर सकते, लेकिन उसको लीगल तरीके से कोई अब नहीं कर सकते। ठीक है? करने तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग शौकिया कर रहे हैं, तमाम सारे स्पा के नाम से चल रहे हैं,
तमाम सारे ब्यूटी पार्लर के नाम से चल रहे हैं। तो लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनकी खिलाफ कार्रवाई। इसी तरीके से 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजन की बात कही गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभी हम लोगों ने जब प्रिंसिपल का एग्जाम दिया था तो उसमें आया था कि धार्मिक स्वतंत्रता में निम्न में से किसके किसके आधार पर रोक लगाई जा सकती। तो उसमें एक विकल्प था कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर भी लगाई जा सकती थी और मैक्सिमम लोगों ने उसी को टिक किया था। लेकिन ऑन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आप धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लग सकता था। सबका सवाल गलत हो गया था, मेरा भी गलत हो गया। मुझको आपके सामने एक्सेप्ट करने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहा हूं लेकिन दिमाग में उस समय नहीं बात आई कि लोक व्यवस्था ही वो आधार है जिसके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती। इसीलिए कोविड में लोक स्वास्थ्य के आधार पर, किसके आधार पर? लोक व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य। तो पब्लिक हेल्थ के आधार पर राइट टू रिलीजन पर रोक से लग सकती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के नाम पर नहीं लग सकती। इसलिए कोविड के दौरान क्या किया गया? पब्लिक हेल्थ का इशू था, इसलिए मंदिर और चर्च और मस्जिद सब बंद किए गए और लोगों को उसको मानना क्यों? कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि लोक हेल्थ के आधार पर, लोक स्वास्थ्य के आधार पर, जनता के स्वास्थ्य के आधार पर उस पर रोक। तो इन सब चीजों को थोड़ा बारीकी से आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल ये फंसा देते हैं, तो मुझको फंसा सकते हैं तो आपको। इसलिए मैं आपको ये मोटी मोटी चीजें नहीं बता रहा हूँ, फिर आगे चल करके उसके एक्सेप्शंस, उसके लिमिटेशंस, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 29-30 में राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन है, खास करके माइनॉरिटीज की राइट्स को, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा कही गई है कि अपनी मातृभाषा में उनको कैसे शिक्षा देना है, कैसे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना है, कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फंडिंग को धर्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा। और राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो तो ओमिट हो गया, संविधान से बाहर हो गया। और अनुच्छेद 33 भी कब बाहर हो गया? धारा 370 का वेरिफिकेशन हुआ तो 33 में भी संशोधन हो गया। और लेकिन जो सबसे मेन आर्टिकल है पूरे संविधान का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे आप अपने शरीर है ना, अगर आपसे कहा जाए कि आपके शरीर का सबसे प्रमुख अंग क्या है तो आप क्या कहेंगे? हार्ट कहेंगे, आत्मा कहेंगे। अगर वो निकल गई तो क्या हो गया? डॉक्टर प्रमाण पत्र ही देता है कि हृदयगत रुक जाने से, किसी भी कारण से आपकी मृत्यु होती है। तो कोई भी आप बीमारी आपको हो, चलती रहे, आपकी डेथ नहीं होती है, यानी ब्रेन डेड भी हो जाता है तो भी अगर आपका हार्ट चल रहा है तो आप जिंदा माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट जो है खत्म हो गया, यदि वो एक ही बार बंद होता है और एक बार शुरू होता है, आपका जब सृष्टि में आप आते हैं तो धड़कना शुरू करता है और जिस दिन बंद होता है उस दिन वो मनुष्य खत्म हो जाता है। उसी तरीके से संविधान की जो आत्मा है, जो प्रोड है, तो कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अनुच्छेद 32 है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा, कोई भी राज्य आपकी बातों को नहीं मानने के लिए बात होगी। इसलिए 32 को जरूर पढ़िएगा और 32 के साथ 226 को जरूर पढ़िएगा। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द आर्टिकल 32 एंड 226। क्या कोरिलेशन है बताइए? सर इसमें रीट जारी करता है कौन सा कर? उच्च न्यायालय। किसके तहत? सर 226 में सर रीट जारी करता है उच्च न्यायालय सर। और 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। कौन कौन सी रीट है? सर बंदी का डिजिटल करेगा, परमानेंस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। कौन कौन सी? सर हाईएस्ट कॉर्पस ठीक है, बंदी परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमानेंस। अधिकार परीक्षा तो बाद में आएगी ना। नहीं सर वो क्रम हो जाता है। क्रम तो बदलिए कि गड़बड़ा जाएगा ना।
एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आपकी पत्नी मायके से नहीं वापस आ रही, तो कौन सी रिट लागू हो? मालूम मायके चली गई, उसके मायके वाले भेज नहीं रहे हैं उसके ससुराल, वो केस हो गया ना गाँव में, तो कौन सी रिट लागू होगी? कोई रिट भी एप्लीकेबल बर्मा देश सिर्फ स्टेट के खिलाफ, प्रेषण सिर्फ न्यायालय के लिए हो। अधिकार परीक्षा तो किसी गलत आदमी गलत पद पर बैठ गया है तो उससे पूछा जाता है कि इस अधिकार के तहत आप यहाँ बैठे हैं? बताओ बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कॉर्पस जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी होती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी होती है, व्यक्ति के विरुद्ध भी होती है और राज्य के विरुद्ध भी होती है। राज्य के विरुद्ध सीधे हाई कोर्ट में होती है और व्यक्तियों के विरुद्ध लोअर कोर्ट में भी हाइबियस कॉर्पस हो सकता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आपका है जिसको आप चाहते हैं, वो किसी ने उसको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है, तो आप क्या जा सकते हैं? हाइबियस कॉर्पस में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 रिट हैं जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट करवाया। इफ द स्टेट or any individual doesn't follow the Indian Constitution or the fundamental rights, they may proceed by these writs. इन्हीं रिट्स के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर यही राइट्स नहीं होगी, पूरी जितने काले कोट वाले हैं, समझ आया, ये 5 रिट की रोटी खाते हैं। ये जितनी भी मुकदमा दायर होता है ये 5 रिटों के तहत ही, ओके। और यही बेसिक चीज है न्याय का, जो आप लोगों को समझने की, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके दिमाग में एक फ्री होनी चाहिए कि 6 जो मूल अधिकार है, कितने मूल अधिकार हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। दे आर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या रिलीजियस लिबर्टी, राइट टू कल्चर एंड इक्वलिटी, एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और सबसे बड़ा अधिकार जो आपका है वो संवैधानिक उपचारों का। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान में ही इसी में लिखा गया है, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट विल बी प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या लिखा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो फंडामेंटल राइट्स का क्या है? 2 शब्द यूज हुए। एक है प्रोटेक्टर, यानी उसका संरक्षण देगा, और गारंटर यानी उसकी गारंटी देगा, अभिवचन करेगा, उसको पक्का उसको लागू करवाना है। इसीलिए जितने नेता और अधिकारी हैं वो कोर्ट से अल्टीमेटली if there is a matter of explanation of the constitution, then the decision of court is absolute. कोर्ट का जो निर्णय है वही अंतिम माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब हम राइट्स की बात करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करें व्हाट आर द राइट्स। राइट्स होते हैं क्या? व्हाट आर ड्यूटीज? बताइए, अधिकार क्या है? The rights are claims which is essential for our personality development. अधिकार क्या है? अधिकार हमारे दावे हैं, हमारा क्लेम है। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट, कि
हमको ऐसी चीजें दें जिससे हमारी क्या हो सके, पर्सनालिटी डेवलप हो, विच इज एसेंशियल। और इसीलिए when this claims is included in the constitution, so it is called the fundamental। और जब इन्हीं क्लेम्स को क्या किया जाता है, संविधान में शामिल कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया जाता है, उस दस्तावेज में शामिल कर दिया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स, उसे मौलिक अधिकार। इसीलिए मौलिक अधिकार में और मानव अधिकार में अंतर है। There is a difference between the human rights and the fundamental। मानव अधिकार में और मौलिक अधिकारों में यही अंतर होता है। मौलिक जो मानव अधिकार है वो जरूरी नहीं है कि वो स्टेट उनको प्रोटेक्ट ही करे, लेकिन जो फंडामेंटल वो मानव के अधिकार, द सच राइट्स ऑफ द ह्यूमंस व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। पीएच ग्रीन का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आप लोग सुनिए इसको, फिलॉसफी की बात है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहे और स्वतंत्रता अधिकार की मांग करे, और अधिकार राज्य में ही संभव। Human consciousness postulate liberty. Liberty demands the rights, and rights are possible in the state। चार शब्द हैं इसमें। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मनुष्य की जो चेतना है वो क्या चाहती है, हम फ्रीडम चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, हर व्यक्ति लिबर्टी चाहता है। लेकिन अगर हर व्यक्ति लिबर्टी की बात करने लगेगा तो लिबर्टी मिलेगी कैसे? तो लिबर्टी होने के लिए जरूरी है कि आपके पास राइट्स हो। क्या हो? राइट्स हो। और राइट्स देगा कौन? स्टेट्स देगा, राज्य देगा। इसलिए जो इंडिविजुअल्स और स्टेट का रिलेशन है, व्यक्ति और राज्य का संबंध है, वो फंडामेंटल राइट्स को उसको प्रोवाइड करता है। मौलिक अधिकार में इसी बात की चर्चा है कि राज्य और व्यक्ति के बीच क्या रिलेशन होगा, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड स्टेट्स। यानी राज्य मतलब देश, सरकार, और हम व्यक्ति, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, हमको क्या चाहिए और राज्य हमें क्या देगा। तो राज्य क्या कहता है कि हम आपको ये तब देंगे जब आप इन ड्यूटीज को क्या करें, पूरा करें। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को क्या माना जाता है, कंप्लीमेंट्री माना जाता है, एक दूसरे के पूरक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आप अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकते। ओके, इट्स क्लियर। तो अधिकार क्या है, क्लियर हो गया। और क्लियर करना है कि अधिकार क्या है। तो अधिकार वो परिस्थितियां हैं, राइट्स आर द सच सर्कमस्टेंसेस, जिसमें रह करके कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर, यानी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो, ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें रह करके हम अपनी पर्सनालिटी का क्या कर सकें, ग्रूम कर सकें, विकास कर सकें, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सब चीजें उसमें शामिल हो जाए। आप कल्पना करिए कि आपको पढ़ने आना है और सड़क पर अराजकता हो, अनार्की हो, तो आप पढ़ने आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। बाजार जा पाएंगे? लूट हो जाएगी, दुकान खोलेंगे, लूट हो गई। तो स्टेट क्या करता है, एक सिस्टम डेवलप करता है, व्यवस्था डेवलप करता है जिसमें ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, स्कूल कॉलेज हो, आदमी को एजुकेशन मिल जाए, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वल हो जाए, जो सबको मिल जाए और लोग संतुष्ट हो। तो राज्य जो है वो परिस्थितियां क्रिएट करता है। तो जो परिस्थितियां क्रिएट की जाती है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए,
वही आपका क्लेम है। आपका क्लेम क्या है? आपका क्लेम ये है कि ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें रह करके आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें। क्या कर सकें? हमारे देश में पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर उतना बल नहीं है जितना सीधे कहना है कि सीधे नौकरी दे दो हमको। क्या दे दो? जब तक पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होगा आपको नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? नौकरी भी लोग नहीं कर पाते। मेरे अपने ही तमाम लोग जानने वाले हैं जो नौकरियां तो पा गए लेकिन बाद में छोड़ के भागना पड़ा। या तमाम लोग ऐसे भी हैं जो क्लास में खड़े होते हैं उनके पैर कांपने लगते हैं बच्चों के सामने। अगर जैसे आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तमाम टीचर ऐसे होते हैं जिनके पैर कांपने लगे। या कहीं भी आप जाइए तो आदमी अपना गुस्सा आपके ऊपर तुरंत उतारेगा, जो भागो भी आज नहीं कल करेंगे काम। तो ये क्या है कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। और जिसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा वो अपना क्या खड़ा कर देगा? साम्राज्य। क्या खड़ा कर देगा? वो रोजगार देने वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो आपको परिस्थितियां क्रिएट करनी। क्या करनी है? परिस्थितियां। राज्य का यह काम है। इसलिए अगर मौलिक अधिकारों को कोई सरकार नहीं देती है तो उसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स जरूरी हैं और उन राइट्स के आधार पर ही आप सुरक्षा पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। इफ देयर विल बी नो राइट्स देन यू कांट बी लिव अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे अगर आपके पास अधिकार नहीं होगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना घर में अपने मम्मी पापा से, ये देखो भाई बहुत अब मैं बड़ा हो गया हूं, बोलो मत हमको। ये क्या है? व्हाट आर दिस? These are you feel that you should live according to you। आप अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो अपने अनुसार जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधिकार चाहिए। यदि आपकी पर्सनालिटी इतना डेवलपमेंट हो कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रह जाएं, तभी तो कोई फायदा है भाई। आप पेरेंट्स से तभी ये कह पाएंगे ठीक है बहुत हो गया, आप रहने दो तुम सलाह देने को, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझसे सलाह लो। किसने किसने गोदान पढ़ी? इसमें पढ़ी है ना? तो गोरी का और गोबर का वो सुना है ना आपने? ठीक है, तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि राइट्स की जब बात आती है तो युवा पीढ़ी में और जो पुरानी पीढ़ी होते हैं उनके बीच में कंट्रडिक्शन क्या होता है? कंट्रडिक्शन होता है। वो राइट्स की देने की बात करता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स का बेसिक चीज यही है कि संवैधानिक नियंत्रण होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल होना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसलिए फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज इंपोज द लिमिटेशन ऑन द एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट्स वो सिद्धांत हैं जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण लगाते हैं। क्या करते हैं? यानी कार्यपालिका ऐसा कोई काम न करे जिससे आपको राइट टू लाइफ या आपकी क्या है अपने अनुसार जो जीवन जीने की आजादी है वो छीन जाए। तो फंडामेंटल राइट्स आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो स्थितियां प्रोवाइड करता है, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर और लेजिस्लेचर के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता है, जिससे कि वो चीजें नियंत्रित हो। अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई हस्तक्षेप करते हैं देन सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ इंडियन फंडामेंटल। आपके फंडामेंटल राइट्स को कौन देता है गारंटी? एंड इस फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारे मुकदमे और खास करके अनुच्छेद 12 और 13 को लेकर के जहां लॉ के डेफिनेशन की बात है, यहाँ पर कानून क्या है, कानून के अधीन क्या क्या चीजें आएंगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय दिए। लॉ, रूल्स, एप्लीकेशन, स्टेट, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारे मुकदमे हुए हैं। और इन्हीं मुकदमों में आप लोग नोट कर लीजिए, मेंस में आ सकता है सवाल, इन्हीं मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने
थ्योरी ऑफ कलरेबुलेशन, आभासी विधायन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी ऑफ पिच एंड सब्सटेंस का प्रतिपादन किया है, सार एवं तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इसी में बोलो आभासी सिद्धांत दूसरा सार एवं तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, थ्योरी ऑफ पिच एंड सब्सटेंस का प्रतिपादन किया है, और इसी में थ्योरी ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कैसे अगर सरकार ने कोई कानून बनाया तो पहले क्या होता था, अगर कैंसिल हुआ तो सब कैंसिल हो गए। जब थ्योरी ऑफ सेपरेशन लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ठीक है, आपने कोई कानून बनाया है, उसकी 5 भाग जो है वो ठीक है तो एप्लीकेबल हो जाएंगे, और एक पार्ट गलत है तो उतना सिर्फ डिलीट कर दिया जाएगा। पहले पूरा कानून डिलीट हो जाता है। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पिच एंड सब्सटेंस और कलरेबुलेशन के ये सारे सिद्धांत अनुच्छेद 13 की परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दी। तो कुल मिलाकर के जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को लेकर के बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, और उन मुकदमों को आप लोग पढ़िएगा। तो फंडामेंटल राइट्स है, ये भारत के संविधान के भाग 3 में डिस्कस किया। द फंडामेंटल राइट्स इज डिस्कस्ड इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भी सोच रहे हो सर आप तो दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं, पिछली बार दूसरे तरीके से। कोई भी टीचर होगा उसकी हर क्लास डिफरेंट हो जाएगी, उसके मूड के ऊपर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है मूड। ठीक है, पार्ट 3 में डिस्कस किया गया है, और पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 4 कहां से कहां तक है? 36 से 51। ओके, तो पार्ट 3 में इसको डिटेल में बात कही गई है। कई बार चर्चा हो चुकी कि वर्तमान मूल कॉन्स्टिट्यूशन, इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, नाउ दे आर 6। अब वो 6 हैं, क्यों? बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन से in the 1978 the article अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 ये क्या कर दिया गया? निकाल, संविधान से हटा। ओके, और संपत्ति के अधिकार को 1978 में इंदिरा जी की सरकार थी तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को 78 में जनता पार्टी की सरकार थी, 44वें संविधान संशोधन से उन्होंने इसको 42वां संविधान संशोधन इंदिरा जी के समय में हुआ था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। 60 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान के इतने सारे पार्ट में अमेंडमेंट हो गया था कि लगा कि पूरा संविधान ही बदल जाएगा। ओके, तो वो 76 में किया था उन्होंने, इसलिए तब उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। 78 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, जनसंघ की गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी को कोलिशन गवर्नमेंट थी वो, उसमें ये लागू किया गया और संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, क्योंकि 1969 में इंदिरा जी ने विपक्ष को हटाया था और तमाम सारे लोगों की संपत्ति के अधिकार को नहीं माना था, और उसमें बहुत सारे मुकदमे चल गए। उन मुकदमों को खत्म करने के लिए हुआ कि संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे अनुच्छेद 19(1) में हम कहते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुस्लिम प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, उसी तरीके से उसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी। तो लिबर्टी ऑफ प्रॉपर्टी वाज इन द 19(1) जी, और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, 19(1) में 4 में स्वतंत्रता थी संपत्ति की, और अनुच्छेद 31 में
संपत्ति का अधिकार था। और इसको तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया कि संपत्ति की स्वतंत्रता किसी को नहीं रहेगी, और संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा करके कहां डाला गया? 300 का विधिक अधिकार बना दिया। इन द आर्टिकल पढ़ डाला बेटा तुमने। अनुच्छेद 300 का में इसको ले जाके रख दिया गया, नया आर्टिकल जोड़ करके कहा गया इट्स विल बी द लीगल राइट्स। तो नाउ आ सकता है परीक्षा में सवाल, देखिए ये संपत्ति का अधिकार ही, इस पर आप डिस्कस कर ले, हम लोग आज एक सवाल ही डिस्कस कर ले। आ सकता है पर सवाल कि राइट टू प्रॉपर्टी इज स्वतंत्रता का अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और संवैधानिक अधिकार। या ऐसे आ सकता है, मान लीजिए कि निम्न में से क्या कह सके, व्हाट आर द करेक्ट्स फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के संबंध में क्या सही। ये चार चीजें आपको दे दी गई, ठीक है, विकल्प दे दिया गया आपको। नंबर 1 2 3 4, नंबर 2 2 4, नंबर 3 2 3 4, नंबर 4 1 2 3। अब बताइए, एक एक जना बताओ, तुम बताओ। 4, आप बताइए। फर्स्ट वाला आप बताओ बेटा। दूसरा, और कोई बताएगा? दूसरा, यही इसका करेक्ट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो विधिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार। क्योंकि संविधान में है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से इसको क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया। और राइट टू लिबर्टी 1986 हट गया, ठीक है। तो फंसे आप लोग? नहीं फंसे। तो एग्जामिनर जब सवाल बनाएगा तो वो मान लीजिए ऊपर वाला जो हमने लिखा था राइट टू प्रॉपर्टी इज, तो वो संवैधानिक अधिकार हटा देगा इसमें से, या संवैधानिक अधिकार रहेगा तो विधि का अधिकार हटा देगा, ठीक है। मान लो यहां लिख दिया संवैधानिक अधिकार, और यहां लिख दिया, बोलिए, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार तो वही है वो, इसमें मान लीजिए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति प्राप्त करने का। अगर इस तरीके से सवाल बना दिया तो इसका ऑप्शन सिर्फ 4 होगा। इसलिए इस चीज को गौर से देखिए कि जब भी सवाल बनाया जाता है तो एग्जामिनर इज ऑलवेज हैव द नेगेटिव माइंडसेट। परीक्षक हमेशा नकारात्मक सोचता है, आपको सकारात्मक सोचना। एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा, आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। उस बाधा को आप पार करेंगे तभी तो आप श्रेष्ठ साबित होंगे, ठीक है। तो हमेशा सवाल बनाते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि 20% सवाल बहुत सरल होते हैं जो हर कोई करे। जो मॉडरेशन होता है ना कमीशन में, तो ऐसे होता है, ठीक है। फिर 40% सवाल ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, ठीक है। और 20% सवाल ऐसे रखे जाते हैं जो कोई न करता। अक्सर भी पाए तो 20 में से 2 4 5 सवाल करें, वही मेरिट बना देता है ऊपर वाले, ठीक है। और वो आप भाई तमाम सवाल हैं वो तो आप हर कोई कर लेगा,
भाई आपके पीसीएस के पेपर में 20 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो 6th और 7th का बच्चा जो पढ़ रहा है वो भी कर लेगा। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है पूछ दिया गया तो 7th क्लास वाला बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन किस संविधान संशोधन से हटाया गया? अनुच्छेद 19(1) क्या है? आर्टिकल 31 क्या था? दोनों में क्या डिफरेंस है? 300 का क्या हो गया? तो ये तो वही कर पाएगा जो कोरिलेट करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट द वाटर टाइट कंपार्टमेंट, है ना। ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि आपने यहां से लगा दिया पानी इधर से इधर नहीं जाएगा, एक बोगी इधर है एक बोगी इधर है, ट्रेन की बीच से एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं होगा। Every article of the Indian Constitution impacted the other article of the Indian। भारतीय संविधान का हर अनुच्छेद एक दूसरे को कोरिलेट करता है, लिंक करता है। इसलिए उस तरीके से आपको क्या करना है? सोचना है, देखना है, समझना है। तो आर्टिकल 31 आपको हटा दिया गया और अब जो अधिकार हैं उनको हम एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राइट टू इक्वलिटी, समानता। किसकी चर्चा करेंगे? राइट टू इक्वलिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है जो समानता का अधिकार है, ये काफी महत्वपूर्ण। और इसमें दो चीजें, एक है आर्टिकल 14 जो विधिक समता की बात, इसकी बात करता है, विधिक समता की बात, लीगल इक्वलिटी की बात करता है। और लीगल इक्वलिटी के बाद इसके अलावा ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता की बात। और इनको हम आप लोग पढ़ के आएंगे, इस तो हम अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आप लोग एक चीज और पढ़ के आएंगे मंडे को। एक चीज तो आपको ये पढ़ के आना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त, और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी देशवासियों को प्राप्त। There are so many fundamental rights which are only for the citizens of India, and there are so many fundamental rights who are available for the citizens and aliens too। aliens को भी अन्य देशी मतलब एलियंस का मतलब ये नहीं है कि चुचू उतरा आकाश से। एलियंस का मतलब है जो दूसरे देश के नागरिक हैं, आपके देश में है, फॉरेनर हैं, तो उनको भी वो अधिकार प्राप्त है। तो क्या क्लासिफिकेशन है, कौन उनको प्राप्त है, कौन नहीं प्राप्त है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इस क्लासिफिकेशन में कौन से जस्टेबल हैं, कौन से नहीं जस्टेबल हैं, कौन से न्याय योग्य हैं, कौन से न्याय योग्य नहीं है, इन सब चीजों की भी चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जितने सारे केस हुए हैं, वो चाहे गोलकनाथ का केस हो, चाहे सज्जन सिंह का केस हो, चाहे केशवानंद भारती का लैंडमार्क केस है ना, तो गोपालन का केस, केशवानंद भारती का केस, मिर्लवा मिल्स केस, ये केस ऐसे हैं जो लैंडमार्क केस, ठीक है। तो इनको आप लोग आज पढ़िएगा, ठीक है। क्या आप लोगों को पहले से पता था फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया जाएगा? हाँ, पता था, मैसेज डाला गया। किसने लोग पढ़ के आए फिर इसको? आप लोगों में से कौन कौन इसमें पढ़ के आए? आप लोग एक बार जरूर आज पढ़ लीजिएगा। कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मैं व्यस्त हूँ, फिर मंडे को मैं रहूँगा हरदोई में, मंडे को आपको, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन बताया, जो फिलॉसफी बताई फंडामेंटल राइट्स की, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि फिर बेसिकली मैं आज पूरे आर्टिकल्स को टच नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पाए, ठीक है।
तो समानता का इधर भी तो 44 में भी समानता का अधिकार है। हैं? आर्टिकल 44 में भी 44 में क्या एक समान सिविल संहिता वो उसमें उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यानी नागरिकों के जो दैनंदिन व्यवहार हैं उनकी बात है। यहाँ राज्य द्वारा समानता की बात है, वहाँ कानूनों की समानता की बात है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। जैसे संविधान जब लागू हुआ और उसके बाद 1956 में बड़ा विरोध हुआ 55 में, और पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के बड़ा विरोध हुआ, खास करके उसमें नेहरू जी उसके समर्थक नहीं, बड़ी लड़ाई हुई पार्लियामेंट में। तो ये हुआ कि ठीक है, अगर आप एक कम्युनिटी को नहीं देना चाहते हैं राइट, वो नहीं अडॉप्ट करना चाहता तो ना करे, लेकिन जो देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको नागरिक समानता का अधिकार होना चाहिए, इसलिए हिंदू कोड बिल पास हुआ। समान नागरिक संहिता नहीं पास हुआ, क्या पास हुआ? हिंदू कोड बिल पास हुआ। तो जो पहले हिंदू कोड बिल पास हुआ उसको राजेंद्र प्रसाद ने पॉकेट वीटो कर दिया। क्या कर दिया? पॉकेट वीटो कर दिया, और वो अपने उसमें डाल दिया मेज में, उस पर दस्तखत नहीं बनाया। फिर नेहरू जी ने उसमें अमेंडमेंट किया और फिर हिंदू कोड बिल पास हुआ। तो हिंदू कोड बिल जो है वो खास करके उत्तराधिकार के नियम को जस्टिफाई करता है कि उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी कैसे किसको मिलेगी, एडॉप्शन की नीति को बताता है ना, कि गोद लेने के क्या अधिकार होंगे। ये 4-5 राइट्स हैं उसमें जिनकी बात होनी है। कौन 7 फेरे लेके शादी करेगा, कौन कबूल करके करेगा, कौन प्रार्थना में करेगा, ये नहीं डिफाइन होना है। लेकिन एक पत्नी रहते 4 पत्नियां नहीं हो सकती, ये डिफाइन होगा। तलाक के नियम डिफाइन हो। भाई बड़े संकट है। जैसे हमारा देश जिन संकटों से जूझ रहा है उन्हीं संकटों से दूसरे देश भी जूझ रहे हैं। भाई जहां पर ओपन सेक्स है, परिवार व्यवस्था टूट गई है। कौन सी व्यवस्था टूट गई है? परिवार की व्यवस्था टूट गई है। तो लड़का लड़की साथ रहने लगे लिव इन में, अब बच्चा पैदा हो गया, अब पता चला अलग अलग हो गए, देन हु विल केयर द चाइल्ड? लीगल समस्या उत्पन्न हो गई, नहीं होगी? कौन उसको पालेगा? लेस्बियन की प्रॉब्लम आ गई, गे की प्रॉब्लम्स है। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा तो सोसाइटी टूट हो गई, और उससे फिर एनार्की उत्पन्न हुई, अराजकता उत्पन्न हुई। अराजकता उत्पन्न होती है तो पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, और पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो पब्लिक आर्डर की व्यवस्था समस्या उत्पन्न होती है, लोक व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है। फिर बहुत स्टेट कितने लोगों को ऑर्फनेज में पाल लेगा, कितने बच्चों को पालेगा राज्य, कितने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखा जा सकेगा, है ना। वो तो अन्ना पशुओं की तरह है। जब तक गाय हर दरवाजे पर 1 बंधी थी, 2 बंधी थी, कहीं किसी की फसल नहीं चल रही थी। जब से गाय सभी लोगों ने खोल दी अपने खूंटे से, कोई नहीं बांध रहा है, तब से सबकी फसल चली जा रही, चल जा रही, नहीं चल जा रही। तो एक बच्चे की जिम्मेदारी, एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और भाई स्टेट के टैक्सेशन के बाद जो संपत्ति इकट्ठा होती है, जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स से, राज्य के पास इतना तो टैक्स से पैसा नहीं आता है कि पूरे देश के जितने बच्चे हैं उनको पालने लगे। संभव नहीं है। तो उत्तराधिकार के नियम हैं, गोद लेने के नियम हैं, विवाह के बाद परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, ये सब जब तक सिविल कोड से नहीं डिसाइड होगा, और एक यही होता ना, एक जैसा हो। तो हिंदू को तो लागू हो गया कि एक जीवित पत्नी के रहते हुए आप दूसरी पत्नी शादी नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक आप डाइवोर्स ना करें। और डाइवोर्स करने में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जो आपकी सैलरी होगी उसका आधा देना पड़ेगा, जो आपकी आय होगी उसका आधा देना पड़ेगा। अब फिर बचे हुए आधे में दूसरी पत्नी रख लो भाई, दूसरा पति रख लो। अगर दोनों राज्य तो नहीं देना पड़ेगा, है
दोनों डिवोर्स के लिए राजी है तो नहीं देना पड़ेगा। जी नहीं, उदाहरण बताओ, देना ही पड़ेगा। वो देना- क्या बात करते नहीं, अगर महिला चाहती है डिवोर्स देना, वो हैं? पति दोनों वर्किंग होंगे तब नहीं देना पड़ेगा। दोनों वर्किंग नहीं होगी और आप छोड़ोगे तो फिर देना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब जैसे शरीयत के हिसाब से मेहर की रकम होती है, अब मेहर की रकम ओरल हो गई है, क्या हो गई है? मौखिक हो गई। अब मौखिक हो गई तो मौखिक चीज जो मान लो तलाक बोल दिया 3 बार तलाक तलाक। अब रकम जो रखी रहनी चाहिए था सोने के रूप में, चांदी के रूप में, वो क्या है? वो तो जवानी जंग हो गई। कहीं हमने कहा था तो कहा था, अब नहीं कहते हैं, जाओ। तो ये मुस्लिम औरतों ने कितना मुकदमा लड़ा है। तो वो भी कहते हैं तलाक में सुना ही नहीं, हैं? वो भी कहते हैं सुना ही नहीं। नहीं तो आप सुने नहीं सुने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कह दिया तो फर्क पड़ता है, इसीलिए तो पास करना पड़ा। हलाला की जो प्रथा है कितनी तकलीफदायक है। वो तो सर ये प्रथा तो उसी तरीके से तकलीफदायक है जैसे प्रोस्टिट्यूशन की प्रथा थी, जैसे जौहर प्रथा थी, सती प्रथा थी कि पति मर गया तो औरत को जला दो वापस। ठीक है, तो ये सब तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं। भाई क्रिमिनल उसमें आपराधिक मामलों में तो शरीयत कानून को क्या कर दिया गया? नहीं माना गया। वहां कहा गया नहीं इसी सबके ऊपर लागू होगी समान रूप से, लेकिन सिविल कोड वाले मामले में लोग नहीं माने। ठीक है, तो ये सब तमाम समस्याएं हैं और किसी भी विकसित होते हुए राष्ट्र को अपनी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। नहीं आज करेंगे आप, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों उस सामाजिक समस्या को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। उसी तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा जैसे आपने सती प्रथा की समस्या को एड्रेस किया, जैसे आपने दहेज प्रथा की समस्या को एड्रेस किया, जैसे आपने कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को एड्रेस किया, जैसे आपने 3 तलाक की समस्या को एड्रेस किया, वैसे आपको समान नागरिक संहिता की एड्रेस को समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं उसको एड्रेस करेंगे तो राष्ट्र को जो है वो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो लागू। ठीक, और किसी को पूछना है पूछ लीजिए, बहुत मुश्किल से मैं मिलूंगा आपको। फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस बताइए। अब आप बताओ, कोई बताए? फ्रीडम और लिबर्टी दोनों एक जैसे शब्द दिखते समझने में, लेकिन अगर आप लैटिन लैंग्वेज में जाइए तो दोनों में डिफरेंस है। फ्री आप किसी से होते हो, है ना? फ्री होने का मतलब है अभी तक आप किसी के बंधन में थे। ठीक है, लिबरेट होना और फ्री होना दोनों में अंतर है। फ्रीडम का मतलब है उसमें भी आप स्वतंत्र हो रहे हैं लेकिन गुलामी से। लिबरेट होने में है कि आप लिबर्टी में आप अपने आप से हो रहे हैं। इसलिए लिबर्टी और लिबर्टेरियनिज्म में अंतर है। लिबर्टेरियनिज्म में आप के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लिबर्टी में आपके ऊपर लिमिटेशंस होती है, सीमाएं होती हैं। इसलिए यह राइट टू लिबर्टी है। क्या है अनुच्छेद 19 में? क्या है? राइट टू लिबर्टी है, और राइट टू लिबर्टी पर जितनी लिबर्टी है उतने प्रतिबंध उठा के ला दिया है। लिबर्टी का मतलब यह है कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है, फ्रीडम में ये बात नहीं। फ्रीडम में तो आप उन्मुक्त हो गए, उछलते रहो, है ना? फ्रीडम एक संबोधन देता है लिबर्टेरियनिज्म को, ये डिफरेंस है। फ्री आप फ्रीडम तब की बात करते हैं कि हमको आज़ाद होना है। आज़ाद शब्द मतलब है कि आप गुलाम थे, किसी के नियंत्रण में थे, मेंटली फिजिकली कैसे भी, उससे आपको आज़ाद है ना? जैसे पक्षी क्या है? पिंजड़े में है, उसको आज़ाद होना है, उसको फ्री होना। ठीक है, आप पिंजड़े में नहीं, फिर भी आप लिबर्टी की बात करते हैं। तो लिबर्टी की बात आप क्या करते हैं कि जो लिमिटेशंस है उनको रिड्यूस किया जाए, उनको कम किया जाए। ठीक है, अंतर समझ में आया? तो लिबर्टी से बनता है लिबरलिज्म, उदारवाद।
लिबर्टी, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में। कभी बैठना, कहाँ पढ़ती हो तुम? नहीं, यहाँ अभ्युदय के अलावा बीए में कुछ किया कि नहीं किया? कहाँ से किया? हाँ, प्राइवेट फार्म भर के किया कि रेगुलर पढ़ाई किया वहाँ जाके? तो पढ़ाई जब प्राइवेट पढ़ा तो आपने पॉलिटिकल साइंस थी आपके पास? नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस थी तो उसमें तो सारे कॉन्सेप्ट हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, एनार्किज्म, न्यू लेफ्टिज्म, यूरो कम्युनिज्म, सब है ना। तो ये रेगुलर नहीं पढ़ी ना, तो ये सब पढ़िए। ये आपको एक ओपी गाबा की किताब है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी की, है ना, तो उसको आप लेके पढ़ लीजिए। तो जितने भी इस तरीके के राजनीतिक चिंतन के टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार आपको आएंगी, पार्लियामेंट्री, फेडरल, है ना, प्रेसिडेंशियल, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब उसका शब्द आपको पता होना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, उदारवाद क्या है, ये सब उसमें टर्मिनोलॉजी डिस्कस। ठीक, और कुछ? सर इसे नशा मुक्त दिवस मनाया जाता है। हाँ, हम सब कसम खाते हैं ना पिएंगे ना पिएंगे देंगे, और सरकार ही जितने ठेका खुलवा रही है इसका वो कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जाए तो सकता है कि बंद करे हैं। देखिए, वो जागरूकता अभियान क्या है? नशा मुक्त अभियान जो है वो जागरूकता अभियान है कि आपको हम जागरूक करेंगे। सर कैसे जागरूक होंगे? विद्या की तरफ तो ठेका खुलवा रहे हैं। मेरी बात आप सुनो, अगर शराब नहीं बिक्री होती तो जून 2020 में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है, तो बिना टैक्स के, बिना कर के, बिना रेवेन्यू के कोई स्टेट नहीं चल सकती। ठीक है, इसलिए तमाम प्रकार से टैक्सेशन में कितना बदलाव होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कर हुआ करता था व्यापार कर, ठीक है, फिर व्यापार कर बदला सेल टैक्स, किसमें बदला? डायरेक्ट टैक्स बदला सेल टैक्स, और फिर वो कर किस में बदल गया? फिर वैट आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, और फिर आ गया जीएसटी। क्या आ गया? लेकिन जीएसटी से पेट्रोल को अलग रखा गया, पेट्रोल डीजल, वहां वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट भी लगा देती है। अगर नहीं लगाएंगे तो जो सड़कें बन रही हैं, जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, जो अस्पताल चल रहे हैं, ये नहीं चलता। सर अभी तो फिलहाल गलत ही है। नहीं, ऐसा है। देखिए, जो संविधान कहता है डिफरेंशियल, बच्चे ने बताया ना कि वो अनुच्छेद, सुनो भाई, 16 में आपने कहा ना कि नहीं, उसमें 16 और 15(4) में, और 16(4) में वो उनको रिजर्वेशन की बात कही, इन्होंने कहा ना, तो उसी तरीके से ये है टैक्सेशन। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंपेल्ड टू एनीवन कि आप खरीदिए, और आपको जागरूक भी कर रही है कि नहीं खरीदिए। तो विरोधाभास है सर, बिल्कुल विरोधाभास है। कंट्रडिक्शन के बिना, देखिए, सोसाइटी में हमेशा कंट्रडिक्शन होना है। सोसाइटी कांट बी साइंस, समाज कभी विज्ञान नहीं बन सकता। वैल्यूज और फैक्ट्स में ये डिफरेंट है कि साइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्स एंड सोशल साइंसेस ऑलवेज प्रिवेल द वैल्यूज। अब सब जगह शराब है, शराब तमाम लोगों के लिए जरूरी भी है। क्या बात करते हैं? सेना को तमाम क्षेत्रों में सैनिकों को शराब दी जाती, सर वहीं तो सीमित रखी जाए, इसीलिए ठीक है। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, और निचवा क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का समान संरक्षण होगा, और समान संरक्षण में बहुत मुकदमे हुए कोर्ट में, बहुत सारे मुकदमे हुए कि नहीं, ये समान संरक्षण क्या है?
तो समान संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपको कल बताना चाहते थे, आज आप ही इसको इतना तक बुझा दिए। कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता के अगेंस्ट भेदभाव हो सकता है, 3 आधार होने चाहिए। किसका? प्रकृति का, नेचर का, समय का, नेचर टाइम और दूरी का डिस्टेंस, 3 अंतर। ठीक, मेरी बात समझे आप? कहते हैं अगर प्रकृति में डिफरेंस है तो भेदभाव हो जाएगा और उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे आप पुरुष हैं, आपकी प्रकृति अलग है, ये लड़की है, इसकी प्रकृति अलग है, सी हैव डिफरेंट नेचर, है ना। अभी मैंने गर्ल्स कॉमन रूम अलग से बनवाया लड़कियों के लिए और उसमें अटैच 4 टॉयलेट बनवाए। कुछ लड़के हमारे पास आए सीना तानते हुए, सर बॉयज रूम भी बनवा दिया। ठीक है, तो पॉसिबल भी नहीं, जिसके लिए ज्यादा जरूरी है उसके लिए पहले बनेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, बट दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लड़के वहीं टॉयलेट जाके खड़े होके कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती, तो उसको पहले सुविधा देना जरूरी। तो भेदभाव मैंने किया, बट दिस इक्वलिटी या इनइक्वलिटी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द इनइक्वलिटी, इट इज कंसीडर्ड एज इक्वलिटी, इट इज इक्विटी। अगर ये सुविधा हम नहीं देंगे तो आपके बराबर बैठ के पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं सकती, उनको प्रॉब्लम हो जाती है पीरियड्स, उनको पैड चेंज करना है, उनको और तमाम सारी दिक्कतें हैं। किसी लड़की ने मुझसे आके लिखा, सर वो टॉयलेट में भी डस्टबिन नहीं। ठीक है, तो मैंने तुरंत अपने वॉइस को बुला के कहा नहीं है, तत्काल व्यवस्था करो। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए मैंने सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगवाई गर्ल्स कॉमन रूम में, क्योंकि उसके बिना वो आपके इक्वल हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस इन द नेचर। अब आप कहें या कोई कहे कि वो तो आपने इनइक्वालिटी किया, तो दैट इज नॉट इनइक्वालिटी। इसी तरीके से समय का है। अब हम लोग बचपन में थे तो मिड डे मील में खिला दिया जाता था, पानी में उबाल के दलिया और नमक डाल करके धनिया और चटनी बना करके वो दे दिया जाता था, बच्चे वही खा लेते थे, बीच में वो भी बंद हो गया था। अब फल और सब्जी भी दिया जा रहा है। अब हम क्लेम करने लगे कि नहीं, तो हमारे समय में नहीं था तो उनको भी मत दीजिए, है ना। तो समय का अंतर हो सकता, दूरी का अंतर हो सकता, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हरदोई में जो चीज लागू हो वही पेंगोंग में भी लागू, ठीक है। पेंगोंग में, हरदोई में पोस्टेड सिपाही को कोई जरूरत नहीं शराब को, लेकिन पेंगोंग में आप बिना शराब के 4 घंटा खड़े ही नहीं हो सकते। 3 महीने की ड्यूटी करने के बाद जो सैनिक आता है उसके पैर मोटे हो जाते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, है ना। निराला को किसने किसने पढ़ा? निराला ने अपनी सरोज स्मृति में लिखा है, क्या लिखा है, ये चमरौधे जूते से सकेल पद फटे बिवाई करके, ऐसे कुछ करके उन्होंने लिखा है उसमें। कभी आप लोग उस चरवाहे को देखिए या उस मजदूर को देखिए, अभी इस दौरान जो है धान रोपाई हो रही थी, तो उस मजदूर को देखिए जो नंगे पैर जो है 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक पानी में धान रोपता है, उसकी हाथ की उंगलियों की चमड़ी सिकुड़ जाती है। और जो बालू के रेते में भैंस चरा रहा होता है पानी में, गंगा नदी की कछार में घाघरा के, उसके नंगे पैर में, उसके पैर की जो पीछे की वो होती हैं उसमें छोटे 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 छेद। या जो कार्तिक के महीने में
नंगे पैर काम करता है उसमें उसके पैरों में बीमारी फट जाती। ठीक है, तो उस बर्फ में जो काम करेगा वो उसको उस चीज की जरूरत है। तो स्टेट तमाम लोगों को उसकी नीड होती है, वो जिसको चाहे वो ले, जिसको ना चाहे ना। अवेयरनेस कार्यक्रम चलते हैं, तमाम स्टेट्स ने प्रतिबंध लगाया, हरियाणा ने लगाया, सफल नहीं हुआ। बिहार ने लगाया, वो भी कहाँ सफल हो रहा है। ठीक है, तो राज्य को उन चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो सफल हो सके। आप ऐसा कानून बनाओ जो जनता एक्सेप्ट ही न करे। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता को कानून बनाइए जो जनता एक्सेप्ट करे। ठीक है, आप जनता के शासक हैं ना, तो जनता जो चाहती है वो आप कीजिए। ये होता है। तो इन 3 आधारों पर क्या होता है। अब जैसे देखिए, स्वीपर का काम कर रहा है हरदोई में कोई, लखनऊ में कोई कर रहा है। हर आदमी को, अभी आपको अपना कपड़ा साफ करना होता है, उठा करके अंडरवियर मम्मी के पास फेंक देते हैं, है मम्मी इसको धुल देना तू, है ना। अपना कपड़ा कोई धुलना नहीं चाहता, अपना बाथरूम कोई जल्दी साफ करना नहीं चाहता है। परिवार में एक आदमी जो गुस्साता होगा, मन करता होगा, तो वो बाथरूम साफ करता है। एक वो भी मनुष्य है जो नाली भी साफ करता है, सीवर में कूद जाता है झम्म से, लैट्रिन उसमें बह रही है। ठीक है, तो कोई सामान्य चेतना का आदमी कर पाएगा ऐसा क्या? नशे में होगा वही करेगा। मैंने अपने स्वीपर को 1.5 साल संघर्ष किया हूं, तब उसका अब मैं नशा छुड़ा पाया हूं। दारू पी के कॉलेज दिया जाता था, 1 महीने का वेतन रोका हूं, 4 बार नोटिस दिया हूं, 2 बार मेडिकल टेस्ट कराया हूं कि सस्पेंड कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मत डालूंगा, काट डालूंगा, है ना। 2 बार लदवा के भेजा हूं, तब उसने दारू कैंपस में पीना बंद किया है ना। सुबह शाम इसके बावजूद भी पीता है, क्योंकि अगर दारू नहीं पिएगा तो शाम को यहाँ बाथरूम जो आप लोग दिन भर टॉयलेट करते हो उसको साफ करता है, इतनी बदबू में वो खाना नहीं खा पाएगा। ठीक है, अगर सिन्हा साहब हमसे कहते हैं कि आपने कर तो दिया, लेकिन जब से कर दिया तब से ये खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है और दुबला होता जा रहा है। ठीक है, नशा मुक्त मैंने अपने कैंपस कर दिया। हमारे कॉलेज का कोई भी टीचर आपको सिगरेट पीते हुए नहीं दिखेगा, कॉलेज कैंपस में कोई पान मसाला खाते हुए नहीं दिखेगा। विद्यार्थी भले खा ले जो हमारे निगाह में ना है, कर्मचारी स्वीपर से लेकर के बड़ा बाबू तक कोई कैंपस में नशा करके नहीं आ सकता है। आएगा तो मैं उसको सस्पेंड करूँगा। लेकिन वास्तविकता ये है जो मैंने आपको बताया। मैं भी नहीं चाहता हूँ कोई नशे में रहे, मैंने बचपन से कभी नशा नहीं। ठीक है, एक बार पान खा लिया था बचपन में, 10th क्लास में थे, तो उस दिन मुझको चक्कर आ गया, पूरी रात मैंने सोया। वो सुपारी जो थी वो थोड़ा जहरीली थी। तंबाकू हो गया, नहीं तंबाकू नहीं, सादा पान खा लिया, है ना। सुपारी को नुकसान कर रही, और एक ही बार खाया हूँ जीवन में पान, उसके बाद मैंने पान नहीं खाया। ठीक है, जब नशे की तलब लगती है तो चाय पीता हूँ, वो भी तुलसी पत्ती और जरा कुछ और अदरक डाल, तो क्या चीज। इसलिए ये जो शराब है, इसीलिए सरकार दोनों काम करती है। जिसको खरीदना है पीना है पिए, और जिसको नहीं पीना है जो गलत संगत में उनको नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इन 3 आधारों पर सब चीज का जो है उत्तर आपको कहाँ मिल जाएगा? अनुच्छेद 14 से 32 में, क्योंकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारा एक्सप्लेनेशन किया। ओके, अब जाएं, वो थका दिए पढ़ते आइए, पढ़ते आइए। नहीं, मैं तो 27 साल से पढ़ाई रहा हूँ, मतलब 35 साल से संविधान और राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ।